तमाम अच्छी खबरों के बावजूद बाजार में जोश नहीं। ऊपरी स्तरों से फिसला। सेंसेक्स ने 300 तो निफ्टी ने गंवाए करीब 100 पॉइंट। मिड कैप शेयर्स में दबाव ज्यादा, हालांकि बैंक निफ्टी दिखा रहा है थोड़ी सी मजबूती। अच्छे नतीजों के बाद रिलायंस में बुलिश ब्रोकरेज जेफरीज नोवामा के 3000 से ऊपर के टारगेट। MOFSL, कोटक, गोल्डमैन सैक्स ने भी दिए करीब 2900 के लक्ष्य। कंपनी का साल दर साल मुनाफा 21,000 करोड़ की रिकॉर्ड ऊंचाई पर। O2C रिटेल जियो का दमदार प्रदर्शन। जोरदार नतीजों के बाद ICICI का शेयर 1.5% ऊपर। CLSA जेफरीज ने दिए 1200 के टारगेट। चौथी तिमाही में बैंक का NII 40% बढ़ा। मुनाफे में दिखा 30% का उछाल। रिकॉर्ड ऊंचाई पर NIMs। HDFC लाइफ में हिस्सा बढ़ाकर 50% से ज्यादा करने को मंजूरी। HDFC लाइफ का शेयर 5% उछला। US FDA के अमेरिकी शिपमेंट पर अस्थायी रोक लगाने से सन फार्मा में 2% से ज्यादा की गिरावट। और निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स में 3 दिन की गिरावट थमी। इंडेक्स में शामिल सभी 13 बैंकों में खरीदारी। पिछले एक महीने में बैंक ऑफ महाराष्ट्र और IDBI बैंक 15% तक ऊपर। आज के मेहमान सर्वेंद्र श्रीवास्तव हैं। सर्वेंद्र की राय लें उससे पहले एक ताज़ा हाल आपको मार्केट के बताएं तो मिड कैप निफ्टी सब लगभग, बैंक को छोड़ दें तो बाकी सब में एकदम वीकनेस साफ झलक रही है। और जिन स्टॉक्स पे बहुत होप थी कि वहाँ से एक बड़ी रफ्तार मिलनी चाहिए, वैसी बहुत मिल नहीं रही दरअसल। तो ये भी एक आप फैक्टर लेके चल सकते हैं। और कई सारे सेक्टोरल इंडाइसेस को भी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रौनक नहीं है। क्या है इसकी स्थिति, इसके समझते हैं सरवीन जी नमस्कार। और क्या लग रहा है बाजार आज क्यों नहीं खुश है बाजार? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। देखिए नंबर अच्छे आ गए, बट आई थिंक कहीं ना कहीं मार्केट को इसका अंदेशा था और आई थिंक ये मूव पहले ही चल पड़ा था। ये मार्केट आप देखिए लास्ट जो हफ्तों में चला, लास्ट 2 हफ्तों में, वो काफी अच्छा मूव था, जहां 16,800 से आप तकरीबन 17,800 के 17,850 तक जाके आए। तो आई थिंक एक बढ़िया 1001 पॉइंट का मूव यहाँ पे हो चुका है। और वेरी फैक्ट कि अब आप किसी कारण से 17,700 17,750 के ऊपर लास्ट 3-4 दिनों से नहीं जा पा रहे हैं और गए वीक का भी क्लोज नेगेटिव आ गया। तो और मैं थर्सडे के क्लोज के एंगल से देख रहा हूं, तो आई थिंक अब यहाँ पे थोड़ा एक छोटा एक करेक्शन पॉसिबल है, जो बाजार को मेरे हिसाब से तकरीबन 17,200 17,400 की तरफ लेके जाएगा। तो अब यहाँ से मेरा मानना है कि उछालों में बेचने की राय है। और ऊपर में अगर आप बेच रहे हैं तो आपका डेफिनेटली जो करंट हाई हमने रखा था उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो 17,866.60 आपका एक स्पॉट लेवल में स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जितना आप 17,700 17,750 के आसपास स्पॉट बेच पाएंगे उतना आपका रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया रहेगा। तो निफ्टी के लिए तो मेरी राय यही रहेगी कि अब मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में उछालों में बेचना चाहिए। निफ्टी में शॉर्ट टर्म में उछाल में बेचा। बैंक निफ्टी बेचे क्या? बैंक निफ्टी में देखिए अभी 42,000 का जो इंपॉर्टेंट आंकड़ा है उसको उसने पकड़ा हुआ है, वो उसके आसपास किसी का वो रुका हुआ है। तो आई थिंक जब तक वहां पे एक बार 42,000 के नीचे बंद नहीं आ जावे तब तक मैं कहूंगा कि बैंक निफ्टी को वेट एंड वॉच कर लें। बट मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी में डेफिनेटली वीकनेस है। मोमेंटम ने भी, उसका डेली मोमेंटम ने भी साथ छोड़ा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको गिरावट पहले देखने मिलेगी। और बैंक निफ्टी में जब कंफर्मेशन आएगा तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी के भी ट्रेड बन सकते हैं। बट फिलहाल निफ्टी में ज्यादा क्लैरिटी है, इसलिए मैंने निफ्टी का ट्रेड दिया। ICICI बैंक में क्या ट्रेड है आज? देखिए ICICI बैंक में तो अब आज नहीं, ICICI बैंक को थोड़ा मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म भी अब सोचना पड़ेगा। इतना ऑल टाइम हाई सब NIS और सब आने के बाद भी अगर आप देखें तो हमने अभी तक उसमें नवंबर 2022 वाला हाई जो है वो तकरीबन जो 950 के आसपास था, हम उसके आसपास नहीं पहुंच पा रहे हैं किन्हीं कारणों से। और 900 के साइकोलॉजिकल मार्क पे भी स्ट्रगल कर रहा है। तो इस रिजल्ट के साथ अब नेक्स्ट 1-2 दिन बड़े क्रिटिकल है। अगर ये 905 को रिगेन करके डिसाइसिवली उसके ऊपर ट्रेड हो लेता है तो अच्छी बात है। नहीं तो मुझे लगता है कि ये जो इतने अच्छे रिजल्ट्स पे भी पिछले हाई के आसपास भी नहीं पहुंच पाया, ये एक इनहेरेंट कमजोरी को दर्शाता है, जिसके असर फिर नेक्स्ट 1 महीना 3 महीना 4 महीना आगे देखने के लिए मिलेंगे। तो 1-2 दिन इसको और वेट कर लें। बट मेरे हिसाब से अगर 2 दिन में 905 के ऊपर इसने डिसाइसिवली क्लोज नहीं किया विद वॉल्यूम, तो मुझे लगता है 1 से 3 महीने के लिए फिसल जाएगा, अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक बन जाएगा ये।
ओके, अंडर परफॉर्मिंग का बन जाएगा। चलिए एक सवाल लेते हैं। विक्रम सिंह नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रम जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। अच्छा, गुड मॉर्निंग। मेरे पास लक्ष्मी ऑर्गेनिक के शेयर हैं जो कि मैं लास्ट 1.5 साल से होल्ड कर रहा हूँ। मैंने 400 पे 250 शेयर लिए थे, 400 रुपए के भाव से 250 शेयर लिए थे और वो 1.5 साल से गिरता ही जा रहा है। क्या मैं एवरेज करूँ या क्या करना है? इसका फ्यूचर कुछ है या नहीं है? सरवेन जी बताइए भाई, इसका क्या फ्यूचर है? कुछ एवरेज करें, क्या करें, गिरता ही जा रहा है तो। देखिए एनएससी पे तो डेटा इसका लास्ट 2-2.5 साल का ही दिखा रहा है। उसके हिसाब से अगर मैं चलूं तो मुझे इसको शॉर्ट टू मीडियम टर्म पकड़ के चलना पड़ेगा। तो फिलहाल ये मंथ का क्लोज, और अज्यूम करते हैं कि अब तो ज्यादा दिन नहीं रह गए, ये मंथ का क्लोज का डिसेंट आ रहा है। तो नया तो मैं इनको भी एवरेज करने की तो राय नहीं दूंगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला जब तक बाजार पूरा अपना करवट नहीं क्लियर करते तब तक आप स्टॉक्स में एवरेज नहीं करेंगे। बट अब जो पोजीशन है उसमें बने रहे, और आई थिंक इस मंथ का क्लोज अच्छा है। तो डेफिनेटली इसमें अगले फर्स्ट वीक में, अगले महीने के फर्स्ट वीक में एक बार इसमें राय जरूर लें। बट फिलहाल जो करंट पोजीशन है उसमें बने रहे। करंट पोजीशन होल्ड करें, नई पोजीशन ऐड न करें, और अगले महीने की शुरुआत में एक बार फिर से इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, देखें क्या रुख बन के आता मंथली क्लोजिंग के हिसाब से। अगला सवाल है पंकज बालियान का, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। पंकज जी बताइए क्या सवाल है। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर मेरे पास आईओबी के 5000 शेयर हैं और 35 कुछ का एवरेज किया हुआ है सर मैंने। कब तक मैं होल्ड कर सकता हूँ सर? कब तक आप होल्ड कर सकते हैं ये आप पहले बताइए, कितना आपकी क्षमता है? सर मुझे 4-5 महीने तो हो गए इसमें लगे हुए, और जब तक एवरेज नहीं आता है तब तक होल्ड कर सकता हूँ सर, जब तक रेट तक नहीं आता है। जब तक 35 रुपये नहीं आता तब तक होल्ड कर सकते हैं। सरविंद जी, हाँ आईओबी 35 रुपये तक कब जाएगा ये? देखिए इनका टारगेट होराइजन 50% का है। यहाँ से 23 रुपए से 35 रुपए मोटा मोटी 50% होता है। तो इतने गेंस के लिए आपको मिनिमम, मतलब मैं कहता हूँ उसके पहले भाग जाए तो भाग जाए, बट जब आप एक एवरेज बाजार के मूव समझते हैं और देखते हैं तो आप मान के चलते हैं एक अच्छा स्टॉक साल में 25-30-40% तक के रिटर्न कभी कभार दे देते हैं। तो उस हिसाब से मान के चलें कि 12 महीने तो पकड़ के ही चलें कि भाई अगर इनको 50% का रिटर्न चाहिए तो 12 महीने तो लग ही सकते हैं आगे। उसके पहले हो जाएगा तो इनकी किस्मत। सो आई थिंक 12 महीने प्लस पकड़ के इनको चलना पड़ेगा यहाँ पे, अगर इनको अपना प्राइस चाहिए। पीएसयू बैंक्स के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ, जो हमने शोज पे पहले भी डिस्कस किया है, जब वो कंसेंसस ट्रेड बना तब तक सारा का सारा सेक्टर बहुत ओवरबॉट था और सब लोग लास्ट लेग में चढ़ के अब ये करेक्शंस का पेन झेल रहे हैं। तो पिछली रैली बड़ी अच्छी थी, उसको पचा रहा है, लास्ट 3 क्वार्टर से उसको पचा रहा है, 3 महीने से सॉरी पचा रहा है उसको। अब ये महीना इसका ग्रीन आने वाला है आईओबी का, तो उसके बाद यहाँ पे मोमेंटम ट्रैक्शन पकड़ेगा, इसमें डाउट नहीं है। बट ये मंथ का क्लोज देखना बहुत जरूरी है, और 6 से 12 महीने इनको मिनिमम टाइम देना पड़ेगा इनको अगर अपना प्राइस चाहिए। ये थोड़ा सा ज्यादती नहीं है? जब इन्होंने 5 मिनट लिया था तब से गिर के आ गया, 10 रुपये नीचे हो गया, अब आप कह रहे चढ़ने में 1 साल लगाएगा, ये क्या है मतलब भैया? सर मैंने तो इनको ये बताया कि देखिए गिरते वक्त जो गिरा तो 30% गिरा, बढ़ने में वो इसको रीगेन करने के लिए 50% बढ़ना पड़ेगा। और मार्केट में अगर हर चीज 50% हर साल बने तो सर फिर तो सब लोग अरबपति करोड़पति हो जाएंगे, और ऐसा कभी बाजार में होता नहीं है। एक एवरेज रिटर्न 17-18-20-25% का कैगर बनता है। अच्छे से अच्छा म्यूचुअल फंड अगर आप देखेंगे तो कहीं 18-20% के कैगर के बहुत बियॉन्ड बहुत ज्यादा जाना ऑन अ लॉन्ग रन पॉसिबल नहीं है। तो मैं एक बाजार के कन्वेंशन के हिसाब से इनको बोला था कि 50% की उम्मीद करते हैं तो 6 से 12 महीने तो देने ही पड़ेंगे किसी भी स्टॉक को, खाली आईओबी नहीं, किसी भी स्टॉक को। उससे कम में कैसे होगा सर? कभी कभार हो जाएगा बट बार बार नहीं होगा। इच्छा तो यही होती है कि हर साल 50% कमाए। जी आपकी आवाज कट गई। मैं कह रहा हूँ हम रिटेलर्स की इच्छा तो यही होती है कि हम 50% कमाएं। सर इच्छा तो सबकी होती है कि रातों रात करोड़पति बने। इस बाजार से लोगों को उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, बट बाजार में लिमिटेशंस हैं। लोग इस चीज को समझते नहीं है, बाजार के अपने कुछ दायरे, अपने कुछ लिमिटेशंस हैं, उसके बियॉन्ड बाजार बार बार नहीं जा सकता। कभी कोविड का साल के बाद का जो रैली को सबने सोच लिया कि दिस इज अ वन ऑफ, लास्ट 2-2.5 साल जो चले हैं ऐसे इतिहास में आप जाके देखिए बहुत कम इंस्टेंसेस होते हैं। तो इसको बिल्कुल जिन्होंने कमाया है उसको बचाएं भी, और कमा के घर पैसा लेके जाएं। खाली पेपर पे पैसा रखने से कुछ नहीं होता। ओके, अब देखिए इतना सारा आपने समझा दिया है कि छोटे सपने रखो हम लोग। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मुरारी जी का, ठाणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुरारी जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है सर। नमस्ते जी मैडम। नमस्ते सरविंदर जी। नमस्कार। 30 शेयर मेरे पास अडानी एंटरप्राइजेस के 17-37 के हिसाब से, तो क्या रखना चाहिए या अभी तो प्रॉफिट में? अब आज तो बताना पड़ेगा भाई, अब न्यूज वगैरह सेटल हो गई। आज तो बताना पड़ेगा। हाँ आज सरविंद बच नहीं सकते, नहीं है। आज तो बताना पड़ेगा, बताइए भाई।
मेरी तो राय इनको बेचने की है, इसको बेच देना चाहिए। आई थिंक जो पुल बैक है इसका कंप्लीट हो गया है। अगर इतने दिन बाद मुझे बार बार पूछा जा रहा है तो मैं एज एन एक्सेप्शन यहाँ दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि जब तक ये 2000 के ऊपर टिकेगा नहीं, 2100 2000 के ऊपर जब तक जाता नहीं है, तब तक यहाँ पे मुझे लगता है प्रेशर है और ये 1350 1400 तक वापस जाएगा एक बार। तो अगर बेच के ले सकते हैं तो ले लें, और जितना 2000-2100 के आसपास बेच सकते हैं, वो टाइमिंग इनके ऊपर छोड़ता हूं मैं, जितना 2000-2100 के आसपास बेच सकते हैं उतने इनके शायद पैसे थोड़े बन जाएंगे। बट फिलहाल क्योंकि प्रॉफिट में है तो कॉस्ट पे स्टॉप लॉस जरूर लगा ले, कॉस्ट के नीचे जाए तो बेच दें। मेरे हिसाब से इसका पेन अभी खत्म नहीं हुआ है और अभी बाकी है। ओके, तो भाई इसमें से निकलने की राय दे दी आपने, पूछा तो उन्होंने राय दे दी आपको। जब 2000 के ऊपर जाएगा तो फिर इसमें दोबारा हम लोग राय करेंगे, चर्चा करेंगे। अभिजीत दत्ता कोलकाता से। अभिजीत जी, आपका नाम अभिजीत दत्ता ही है? सर जी बताइए अभिजीत जी। मेरे पास ये इंडस्ट्री का 60 शेयर है, लॉन्ग की वीडियो के विदेश से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करनी चाहती है। सरवन जी, KEI इंडस्ट्रीज तो बढ़िया मुनाफा बना लिया इन्होंने, लॉन्ग टर्म के लिए और होल्ड करना चाहते हैं, क्या राय है आपकी? देखिए, विनिंग ट्रेड है और स्टॉक अभी फिलहाल अच्छे मोमेंटम में है। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म भी अगर आप देखें तो बढ़िया मोमेंटम में चल रहा है। तो राय हमेशा विनिंग ट्रेड में ये रहती है कि भाई अगर प्रॉफिट में खेल सकते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा टाइम और देना चाहिए और खेल के देखना चाहिए कि भाई क्या ये जो हमने ब्रेकआउट किया है 1700 के ऊपर, ये सस्टेनेबल है। तो आई थिंक कहीं इनको 1679.40 के स्टॉप लॉस से मेरे हिसाब से इनको ट्रेड में फिलहाल हफ्ता 15 दिन और बने रहना चाहिए। और चाहें तो जैसे मैंने बोला, एक बार मंथली क्लोजर सब समझ में आ जाए कि क्या बने हैं, तो फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ, फर्स्ट 10 डेज ऑफ नेक्स्ट मंथ एक बार दोबारा राय ले लें। बट फिलहाल बने रहे 1679 के स्टॉप लॉस से। ओके, 1679 के स्टॉप लॉस से बने रहने की सलाह है KEI इंडस्ट्रीज में। अगला सवाल एक और ट्विटर से ले लेंगे। अविनाश कुमार जानना चाहते हैं क्या डिवीज लैब में टेक्निकली एंटर करने का सही समय है 3 साल के लिए? देखिए, अच्छा करेक्शन फार्मा के स्पेशल फार्मा में काफी सारे स्टॉक में अच्छा करेक्शन आया है। इसमें भी एक बढ़िया करेक्शन हो चुका है, काफी लॉन्ग ड्रॉन अगर आप देखें प्रोसेस रहा है और इसमें ऑलमोस्ट 6-7 क्वार्टर निकल गए। तो आई थिंक मुझे बिल्कुल शिकायत नहीं है इससे। जिस तरह के करेक्शन चाहिए थे हमें बाजार में मोटा मोटी, वो इन तरह के स्टॉक्स में आ चुके हैं। तो 3 साल का होराइजन है तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से बात बनती है। और फिर मैं इनको एक बाइंग, जब इनका 3 साल का होराइजन है तो उनको एक साथ नहीं लेना, इनको एक्यूमुलेट करना है। इनको एक्यूमुलेशन की मैं रेंज दे देता हूँ बिटवीन 3000 टू 3200 जो भी भाव चल रहा है, इस पूरी रेंज के अंदर में धीमे धीमे एक्यूमुलेट करें। और जब वो ट्रेड ले रहे हैं तो डेफिनेटली अगर मैं दे रहा हूं तो मुझे स्टॉप लॉस भी देना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं 2740 का एक स्टॉप लॉस भी रहेगा। 2740 के नीचे बंद आएगा तो इनको एक बार इसको ट्रेड को रिविजिट भी करना पड़ेगा। बट धीमे धीमे एक्यूमुलेट करें और नेक्स्ट 3 साल के लिए डेफिनेटली इन लेवल से रिस्क रिवॉर्ड्स अच्छे हैं। ओके, रेंज है आपको इसी रेंज के आसपास एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगला सवाल है अजमेर से मोना जैन का। मोना जी नमस्कार, बताइए। हाँ नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग। मेरे 150 शेयर है RVNL के 65 की रेट में, तो मुझे क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए? और आप ट्रेडर है उस लिहाज से आपने लिया था या आपने इन्वेस्टिंग के लिए लिया था? तो मैंने वैसे तो इन्वेस्टिंग के लिए लिया था। हाँ, तो मुझे अब क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या? सरवीन जी, लिया तो इन्वेस्टिंग के लिए था और फायदा भी है इनको, क्या करें अभी? ये बने रहें क्या? देखिए, फायदा है। मैं एक तो पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं इसमें इनको राय नहीं दे पाऊंगा कंप्लायंस इश्यूज की वजह से। बट एक ब्रॉड थीम बता देता हूं कि जब आप प्रॉफिट में हो तो स्टॉप लॉस आप कॉस्ट के ऊपर या उसके ऊपर ट्रेल कर ले। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आप इस ट्रेड को देख सकते हैं। बट मैं कोई इस पर राय नहीं दे पाऊंगा। अच्छा मोना जी, आपने इन्वेस्टिंग के लिए लिया था ना पक्का? हाँ हाँ हाँ। तो फिर विनिंग ट्रेड है तो आप इसमें ब्रॉड रेंज में बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। सरवीन जी बता रहे हैं आपको। चलिए अगला सवाल लेते हैं। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जगन्नाथ जी जुड़ रहे हैं। जगन्नाथ जी बताइए क्या सवाल है सर? अच्छा, फ़ोन काट दिया उन्होंने। ओके, चलिए अब इधर अपने हम ट्विटर से सवाल लेते हैं। सरवीन जी, कई सारे सवाल लोग ट्विटर पे पूछ रहे हैं। आतिश श्रॉफ कोल इंडिया पे राय जानना चाहते हैं आपकी। देखिए, बढ़िया है स्टॉक, ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है। इसको हमेशा आप थोड़ा सा अगर रखेंगे लेके या बेच के, आइदर केस में जब आप इसको ट्रेड करते हैं तो ये बढ़िया आपको दोनों तरफ ट्रेड्स देता है। फिलहाल तो मेरा मानना है कि ये 200-210 के आसपास बहुत बढ़िया इसको सपोर्ट्स बन गए हैं। और ये ईयरली सपोर्ट्स हैं इसके 12-18 महीने से अगर आप देखें तो इन लेवल्स को इसने रेस्पेक्ट किया है, बहुत ज्यादा इनके नीचे गया नहीं है।
तो मेरा मानना यही है कि डेफिनेटली अगर इनके पास होराइजन है और डिलीवरी लेके बैठ सकते हैं, थोड़ा टाइम इसको दे सकते हैं, तो इन स्टॉक इन प्राइसेस के आसपास रिस्क रिवॉर्ड्स बाय के हैं, अच्छे हैं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म आई थिंक बढ़िया स्टॉक है, ऊपर में 265 270 तक जाता है, तो आई थिंक यहाँ से भी बढ़िया एक 15-20% का अपसाइड दिखता है 6-12 महीने में। तो मेरे हिसाब से अगर करना है तो धीमे धीमे एक्यूमुलेट करके लॉन्ग साइड में पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस इनका रहेगा 194.40। 194.40 का टारगेट रहेगा। एक सवाल लेते हैं कानपुर से, मिस्टर अस्थाना है। अस्थाना जी, आपका नाम क्या है, पूरा नाम बताइए सर। अस्थाना नहीं, नमस्कार। निशिश निशीश NISHISH। निशिश अस्थाना कानपुर से हैं। बताइए अस्थाना साहब, क्या सवाल है? नमस्कार जी, मेरा क्वेश्चन है, मेरे पास टाटा स्टील के 300 शेयर्स हैं जो मैंने 108 पे लिए हैं। ओके, शॉर्ट टर्म का मेरा व्यू है 2 से 3 महीने का। ओके, मैं जानना चाहता था कि इसका क्या फ्यूचर आउटलुक रहेगा, कितने तक पे प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पे निकलना है। ठीक है सरवेन जी, एकदम क्लियर है इनकी इच्छा। शॉर्ट टर्म के लिए लिया है और शॉर्ट टर्म की परिभाषा भी ठीक है, 2-3 महीने के लिए 108 रुपये पे इनकी खरीद है। कहाँ पे निकलना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, क्या टारगेट बताइए? देखिए एब्सोल्यूट शॉर्ट टर्म में तो स्टॉक शॉर्ट वीक है, क्योंकि अपने शॉर्ट टर्म दायरों और मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म आप कुछ भी एंगल से देखें तो आई थिंक उनके नीचे ट्रेड हो रहा है। बट पैटर्न वाइज थोड़ा सा इनके लिए उम्मीद है कि भाई नेक्स्ट, जैसे मैं सबको बोल रहा हूँ कि भाई ये मंथ क्लोज होने दीजिए, वहां पे क्लैरिटी आएगी, और एक हफ्ता अगले हफ्ते का ट्रेड, अगले महीने का ट्रेड होने दीजिए, तो मे बी 15 दिन के लिए ट्रेड में बने रह सकते हैं 102.40 के स्टॉप लॉस से। और बेस्ट केस मुझे जो लगता है 15-20 दिन में एक बार पुल बैक में 113-114 का भाव दिखाएगा, उस समय मेरी राय रहेगी इनको कि मुनाफा थोड़ा सा बांध लें, बुक कर लें, क्योंकि बहुत ज्यादा 120-21 के ऊपर जा पाएगा ऐसा मुझे अभी मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। और मेटल से जैसे मैंने बोला ग्लोबल फेसिंग सेक्टर है, और अभी ग्लोबल मार्केट्स का पेन अभी मेरे हिसाब से खत्म नहीं हुआ है, तो शॉर्ट टर्म में बने रहें, बट उछालों में निकालने की कोशिश करें, बिकॉज इस सेक्टर का, इस इंडेक्स का पेन अभी बाकी है। निफ्टी मेटल इंडेक्स के भी टारगेट्स मेरे नीचे के अभी पेंडिंग है, और मुझे लगता है कि अभी पेन बाकी है। ओके, 102.40 का स्टॉप लॉस, 114 का टारगेट, और जब भी ये आए अगले आपके शॉर्ट टर्म के दायरे के अंदर निकल जाइएगा, उसमें री एंटर करिएगा जब नीचे आएगा। तो गाजियाबाद से जगन्नाथ जी फिर से जुड़ गए। जगन्नाथ जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। अरे कहाँ चले गए थे, फोन नहीं उठा रहे थे? हाँ जी बोलिए सर। मेरे पास 50 शेयर है। हाँ, देवयानी के है 199 के पास बस। देवयानी को लिया है 199 के भाव पर, अभी चल रहा है 50 159, 50 शेयर। सरवेन जी क्या किया जाए देवयानी इंटरनेशनल पे? बेच दूं? हाँ पूछना अभी। सरवेन जी बताओ, रखें कि बेच दें? देखिए इनका दायरा क्या है, एक बार मैं इनसे पूछना चाहूंगा, कितने दिन खड़े रहना चाहते हैं ना जी, कितने दिन तक रखे रहेंगे जी? कितने दिन तक जगन्नाथ जी इसमें बने रह सकते हैं आप? समय की कोई पाबंदी नहीं है, 6 महीने साल रख सकता हूँ मैं। अब बताओ सरवेन जी, समय की कोई पाबंदी नहीं? नहीं, समय की कोई पाबंदी नहीं, तो आई थिंक ट्रेड में मेरे हिसाब से बने रहें। हाँ। और यहाँ पे भी मैं इनको ये बोलूंगा कि भाई देखिए ऑलरेडी आप नुकसान में है। ये स्टॉक अगर किसी कारण से 150 के नीचे ट्रेड होने लगे डिसाइसिवली, 148 के नीचे आप एक स्टॉप लॉस लगा लें, और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें, 1 से 3 महीना दे दें, तो डेफिनेटली थोड़ी रिकवरी होने की चांसेस हैं, क्योंकि मंथली कैंडल अभी तक तो ठीक बन रहा है। मतलब एज ऑफ नाउ मैं देखूं अभी 4-5 दिन बाकी है, बट मंथली कैंडल फिलहाल तो ठीक बन रहा है, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें 148 के स्टॉप लॉस से। ओके, तो इसमें ये राय बन के निकल के आ रही जगन्नाथ जी आपकी। सरवेन जी, अगर आदमी वक्त का गुलाम ना हो तो क्या पैसा बना सकता है? बिल्कुल, अगर आदमी वक्त का गुलाम नहीं है तो पैसा बन सकता है। पेशेंस अगर आप करेंगे तो बिल्कुल पैसे बनते हैं सर। पर मैं तो मानता हूँ कि मार्केट को टाइम करना चाहिए। नहीं तो जो अगर आप तो टाइम करना चाहिए, तो उसके लिए ना अभी पेशेंस से आपको बाहर बैठना भी तो आना चाहिए। आप मैं जब लोगों से बात करता हूँ तो एक ब्रॉड, अगर 100 लोगों से बात करता हूँ तो 70 से 75 लोगों की पोर्टफोलियो लास्ट 1.5 साल में नीचे ही है। बहुत ही रेयर लोग हैं जिनके पास सारे अच्छे नाम, आउट परफॉर्मिंग वाले नाम हैं। तो और आप म्यूचुअल फंड्स को भी देख लीजिए तो रिटर्न्स उतने खास नहीं है लास्ट 1.5-2 सालों में। तो आई थिंक वो पेशेंस, बाजार से बाहर बैठना भी आना चाहिए कि जब पोर्टफोलियो 15-20-25% गिरने का रिस्क हो, 30% गिरने का रिस्क हो, उस समय बेचना आना चाहिए और बाद में नीचे लेना आना चाहिए, जिसको मैं बोलता हूँ ट्रेड विद इन योर ट्रेड या पोर्टफोलियो ट्रेडिंग। 4-5 साल में एक बार करनी चाहिए और होनी चाहिए, और लोग करते नहीं है। सेंसेक्स हर 4 साल में एक बार 25 से 30% गिरता है ऑन एन एवरेज, कभी दायरा कम ज्यादा होता है, बट जब हमको मालूम है कि हर 4-5 साल में एक बार इंडेक्स 25 से 30% गिरेगा, मतलब पोर्टफोलियो उतना या उससे ज्यादा गिर सकता है,
तो ऐसे मौकों पर बेचना आना चाहिए और फिर नीचे में लेना आना चाहिए। अगर वो पेशेंस आपके पास है बाहर बैठने का, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है कि जब आप 6-12 महीने बाहर बैठने की भी ताकत रखते हो एट द रिस्क ऑफ सरवीन जी, भाई बाकी लोग कमा रहे हैं और मैं नहीं कमा रहा हूँ। सरवीन जी जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ज़माने में पेशेंस ही तो नहीं है, बाकी सब कुछ है। सर तो अगर आप HFT करते हैं तो मैंने इसको मैथमेटिकली प्रूव किया है। अगर आप इंट्रा ट्रेडिंग करते हैं तो 500,000 रुपए से ज्यादा दिन का कोई नहीं कमा सकता है। आप सिंपल ले लीजिए ना, वीकली एक्सपायरी में कितना प्रीमियम रहता है, 150, 200 करोड़, 250 करोड़ का प्रीमियम रहता है। 50 लाख ट्रेडर तो सभी नहीं, वो NSE ने बोला हुआ है अपनी रिपोर्ट में, सभी की रिपोर्ट में कि 50-1 लाख F&O ट्रेडर है। तो 150-200 करोड़ के प्रीमियम में अगर 50 लाख लोग हिस्सा लेने जाएं तो एक आदमी के हिस्से में कितना आएगा? 400 रुपए। सरवीन जी जी चलिए इसी बात पर फिर निखिल शाह का सवाल ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने 1 लॉट ONGC खरीद रखा है, कॉल ऑप्शन 156 वाला 3 रुपए का, बताओ मैं क्या बोलता हूँ करें? फिर लोग बुरा मान जाते हैं, बट 400-500 रुपए से ज्यादा हफ्ते का काम नहीं है ऑप्शन राइटिंग में पर पर्सन। फिर कुछ लोग ज्यादा कमा लेते हैं, वो एक अलग बात है, और कुछ लोग तोड़ देते हैं, बट हिस्सा उतना ही है, 500 रुपए हफ्ते का निफ्टी में। 500। आज इनको कितना बनेगा ONGC वालों को? तो इनके पास कॉल स्ट्राइक कौन सा है? मैंने स्ट्राइक नहीं देखा इनका। अप्रैल की लिया है 156 की। तो आई थिंक देखिए है बढ़िया मोमेंटम में है चीज, और हमने जो क्रूड के ऊपर भी चर्चा की, मुझे लगता है क्रूड भी जिस तरह से ओवरऑल सेटअप लग रहे हैं, मुझे भी लग रहा है कि WTI क्रूड यहाँ से और चलेगा। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। और जो लास्ट एक हफ्ते भर का जो क्लस्टर है जिसकी लोअर एंड तकरीबन 157-158 के आसपास आ रही है, तो आई थिंक 156.40 के स्टॉप लॉस से मेरे ख्याल से ये ट्रेड में बने रहे, ऑप्शन में है, बट भाव इनको देखना पड़ेगा 156.40 ONGC स्पॉट में। जब तक उसके ऊपर है तब तक ट्रेड में बने रहें, और क्योंकि टाइम वैल्यू के हिसाब से बने रहना है तो 10 से 12 वर्किंग डेज के बाद एक बार दोबारा राय ले, अगर पैसे नहीं बन रहे तो। ओके, अगर पैसे नहीं बन रहे हैं तो दोबारा इस पे राय लेना चाहिए। अच्छा, दिलप्रीत जी एक है, वो मैं उनका सवाल बता दे रहा हूँ, इसे मैं नाम नहीं लूँगा, मैं शेयर का, ये बहुत एडवेंचरस शेयर ले रही हैं और लेके बैठी हुई हैं। अगर आप ये शो देख रही हैं तो कृपा करके अपने ऊपर रहम करिए, ये सब क्यों एडवेंचर कर रही हैं आप, ऐसे ऐसे शेयर लेके बैठी जहाँ पे आपको आगे जाते हुए नुकसान हो सकता है, या हो सकता है बहुत फ़ायदा भी है, मुझे नहीं पता, लेकिन संभावना ज़्यादा नुकसान की है। मैंने बताया ना, अभी AI मशीन लर्निंग का ज़माना है। अच्छा, एक सवाल तो ले लेता हूँ फटाफट। मेहा तिवारी गए, इनके पास 200 शेयर है मोरपिल लैब के 43 रुपये पे, क्या करें इसमें? ये देखिए बात वही, जैसे अभी आपने बोला कि ये सारे शेयर्स अभी लोग कर रहे हैं, पेनी स्टॉक्स में जाते हैं, करते हैं, बट ये इनमें ट्रेंड्स रहे नहीं है, बहुत ज्यादा ये चले नहीं है। लास्ट इसका 1-2 क्वार्टर अच्छा गया था, बट अभी फिलहाल ये वापस करेक्शन मोड में। तो मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए जब तक ये 28-30 के ऊपर जाता नहीं है तब तक इसमें फ्रेश मोमेंटम आएगा नहीं। और लास्ट 3-6 महीने से अगर आप देखें तो तकरीबन मोटा मोटी 24 रुपए से लेके 28-30 रुपए तक की रेंज है। तो आई थिंक मैं इनको यही बोलूंगा, जो करंट पोजीशन में उसमें होल्ड रखें, लोअर एंड पे है, बट बहुत ज्यादा इसमें काम करने की कोशिश ना करें और उछालों में निकलने की कोशिश करें। किसी कारण से 30-32 के लेवल आते हैं तो आई थिंक थोड़ा निकलना चाहिए यहाँ। अच्छा सरवन, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कोई स्टॉक 10 रुपये, 5 रुपये, 8 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये का है, छोटे टिकट साइज़ का है जी, तो उसको 25 पैसा या 50 पैसा चलना आसान है, बशर्ते कि नेस्ले को आप 100 रुपये चलाएं। गणित पे मत जाइएगा, ये कैसी सोच है? नहीं, ये अच्छी सोच नहीं है। पेनी स्टॉक्स में फिर उसका भाव इतना कम किसी कारण से ही है। क्वालिटी पे जब सस्पेक्ट है तभी तो उसकी पिटाई हुई है। या तो मेरे हिसाब से तो पेनी स्टॉक्स ट्रेडिंग बड़ा रिस्की बिजनेस है। मैं तो मुझे अगर कोई पूछे तो मैं एडवाइस नहीं करूंगा। मैं पेनी स्टॉक में 40-50% कमाने से बेटर मैं सोचूंगा कि मैं 25-30% किसी अच्छी क्वालिटी स्टॉक में कमा लूं, तो मेरा नेट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मेरा उससे बेहतर रहेगा। तो स्टॉक का बीटा भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स लोगों को देखने चाहिए, ना कि ओवरऑल रिटर्न। आप कितना रिस्क ले रहे हैं उस ट्रेड के लिए वो भी तो देखिए। पैसा यहाँ आपका जीरो भी हो सकता है अगर किसी खराब कंपनी में फंस गए तो। बिल्कुल सही कहा आपने। सिर्फ एक चीज़ सीखनी चाहिए जीवन में, आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है। जिस दिन आप ये एनालाइज कर लेंगे और सही फैसला कर लिया अपनी रिस्क प्रोफाइल का, उस दिन आपको पैसे कमाने से, वेल्थ क्रिएट करने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ये बहुत टफ काम है। आवाज़ देखते रहिए, हम लोग ऐसे कुछ बातें करके आपको सिखा देंगे कि आप अपना रिस्क प्रोफाइल कैसे असेस करें, कैसे करें। चलिए सरवेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बहुत सारी ज्ञान की चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। हम लोग अगले गुरुवार को फिर बातचीत करेंगे। और इस बीच आपको बता देंगे, अगर आपके सवाल फिर भी रह गए हैं, कुछ और मन में है, या कोई अदर देन स्टॉक, ग्लोबल मार्केट पॉलिसी, कुछ भी पूछना है तो 11:30 बजे हमारे साथ जुड़िएगा। हम लोग सोशल मीडिया लाइव करते हैं, अनुज और मैं रहते हैं यहाँ पे।
तो यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पे होगा, तो आप इस पर कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। 11:30 बजे जरूर जुड़िएगा। फिलहाल एक ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।